प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाशिकी में तरंग प्रकाशिकी के अंतिम अध्याय प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? हमने एक घटना सुनी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना में प्रकाश के विवर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी रेखा छिद्र या बहुत धारदार चीज से टकराता है तो उसी माध्यम में अपने पथ से विचलित हो जाता है, दूसरे माध्यम में नहीं गया। जब प्रकाश किसी धारदार चीज, बहुत धारदार है, या रेखा छिद्र जिसे स्लिट कहते हैं, या शार्प पॉइंटेड एज कोई ऑब्जेक्ट है, उससे टकराता है तो उसी माध्यम में उसी माध्यम में अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार का होता है, पर प्रकाश का विवर्तन होता कब है, ज्यादा कब होता है? जब जो तरंगों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मतलब रेखा स्लिट या धारदार चीज जो है, उसका आकार तरंगधैर्य के आकार के बराबर होता है तो प्रकाश का विवर्तन अधिक मात्रा में मिलता है। प्रकाश का विवर्तन कब अधिक मात्रा में मिलेगा हमें? जब जिस वस्तु से टकरा रही है उसका आकार और प्रकाश की आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दोनों समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये प्रकाश का विवर्तन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेशनल, एक को कहते हैं फ्रेशनल, और दूसरा कहलाता है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर, दो तरह का विवर्तन होता है। इस जो फ्रेशनल विवर्तन है, इसमें क्या होता है, ये पर्दा है हमारा, ये शार्प पॉइंटेड वस्तु है, ठीक है, यहां पे वस्तु रखी हुई है हमने स्लिट सोर्स। जो प्रकाश की किरण है ये स्रोत और रेखा स्लिट और पर्दा दोनों फाइनाइट दूरी पे होते हैं, मतलब एक नियत दूरी पे होते हैं, निश्चित दूरी पे होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फ्रेशनल कहलाता है। कैसे? जैसे प्रकाश की किरण गई है अभी, ऐसे जानी चाहिए थी, ये वाला भाग प्रकाश यहां से थोड़ा विचलित हुआ अपने मार्ग से, तो यहां तो प्रकाशित था पूरा, ये पूरा प्रकाशित था, ये डार्क था, और ये वाला जो पोर्शन बना, यहां पे कुछ प्रकाश आ गया तो ये कैसा बना? ना ये प्रकाशित था ना ये अप्रकाशित था, बीच में अप्रकाशित है पर क्या है? डार्क नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रकाश सीधा जा रहा था वो अपने मार्ग से क्या हुआ? विचलित हुआ, जितना नीचे उतना ऊपर। तो ये घटना क्या कहलाएगी? फ्रेशनल विवर्तन कहलाएगा। फ्रॉनहोफर विवर्तन में क्या होगा? आपका जो स्लिट है और पर्दा, ये तो एक नियत दूरी पे होंगे, लेकिन जो प्रकाश स्रोत होगा वो अनंत पे होगा। जो प्रकाश स्रोत क्या होगा? अनंत पे होगा। तो यहां पे एक लेंस रखा जाएगा, प्रकाश की किरण आएगी, ये एक सीधी आती तो यहां पे बनता, ये अपने मार्ग से विचलित होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी प्रकाश की किरण, ये लेंस ने फोकस करनी है आपने, ठीक। जैसे ऊपर ये प्रकाश की किरण विचलित हुई है, ऐसे नीचे भी विचलित होगी, ये भी एक बिंदु पे मिल जाएंगे। तो यहां पे जो हमें मिलेगा वो केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा। उसके बाद आपके पास जो उच्चिष्ट मिलेंगे उनकी तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो सबसे बड़े क्या है? यहां पे स्रोत और रेखा स्लिट नियत दूरी पे, स्लिट और पर्दा नियत दूरी पे। यहां पे स्लिट और पर्दा नियत दूरी पे है, लेकिन स्रोत क्या है? अनंत पर है। अब हम एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन करेंगे। एकल स्लिट द्वारा, एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन।
सिंगल स्लिट, फ्रॉन ऑफ डिफ्रैक्शन, अंग्रेजी में से डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या करने जा रहे हैं? एकल स्लिट द्वारा, एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन, है ना, प्रकाश का विवर्तन। देखो यहां पे हमारी वही एकल स्लिट है, सिंगल स्लिट, ये शार्प पॉइंटेड है। ये शार्प पॉइंटेड इसलिए दी जाती है, जितना ये शार्प होगी मतलब जितनी धारदार होगी उतना विवर्तन ज्यादा होगा। यहां पे एक लेंस रख दिया, इसके फोकस पे एक स्रोत रख दिया, प्रकाश की किरण कहां जाएंगी? जब लेंस पे आपतित होंगी तो कहां से जाएंगी? स्लिट से पास होंगी। ये स्रोत है, ये लेंस L1 रखो। अब हम दूसरा लेंस रखेंगे, पतला लेंस, किसके बीच में? पर्दा और स्लिट्स के बीच में। ये प्रकाश की विकिरण जब सीधी जाएगी लेंस पे आपतित होगी तो एक बिंदु पे मिलेगी, जिस बिंदु पे मिलेगी वहां केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। क्या बनेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा। लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी और पथ से विचलित होकर एक बिंदु P पे मिलेगी। ये तो O हो गया। कितने कोण विचलित हुई? थीटा कोण विचलित हुई। यहां से एक लंब डाला, इसका मान क्या रख देंगे? ये A है, ये B हो गया। यहां से एक लंब डाला, ये क्या हो जाएगा? BN। ये कितनी दूर गई अपने पथ से? Y, विचलित होके P बिंदु पर। अब विवर्तन कहां आ रहा है? P बिंदु पर है। ये भी थीटा कोण पे विचलित हुई है। तो ए भी हमारे पास जो स्लिट की चौड़ाई है हमने क्या ली है? A ली है। ये कोण कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, लंब है। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। त्रिभुज ANB में साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? BN अपॉन AB। BN लंब बटे विकर्ण, BN अपॉन A। तो BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A साइन थीटा। ये पहली समीकरण आ गई। अब BN को पथांतर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पथांतर। मतलब देखो ना, A से जो प्रकाश की किरण P पे जा रही है और B से जो प्रकाश की किरण P पे जा रही है, B से जो प्रकाश की किरण जा रही है वो ज्यादा दूरी तय कर रही है P बिंदु तक पहुंचने के लिए। तो BN क्या है? इतनी ज्यादा दूरी तय करी जो B से प्रकाश की किरणें जा रही है, मिली P बिंदु पे ही है। अब इसके केस डिस्कस करेंगे हम निम्निष्ठ के लिए। निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए जो पथांतर होगा BN वो आ जाएगा n लैम्डा, जहां n का मान क्या है? 1 2 3। यहां कंडीशन उल्टी हो जाएगी, मिनिमा। तो समीकरण 1 व 2 से लेंगे। 1 व 2 से A साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा n लैम्डा के बराबर। ये तीसरी समीकरण हो जाएगी। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया? n लैम्डा अपॉन A। अब थीटा 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू लैम्डा अपॉन A। तो थीटा 1 बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा 1 को हम क्या लिखेंगे? थीटा 1। थीटा 1 बहुत छोटा है। अब थीटा 2 कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 2 के लिए थीटा 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए। ये कितना है? लैम्डा बाई ए। ये यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन मान रखा है। इसी तरह थीटा n क्या हो जाएगा? n लैम्डा बाई ए। आपको जो निम्निष्ठ मिलेंगे कहां पे मिलेंगे? प्लस माइनस लैम्डा बाई ए पे, प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ए पे, प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ए पे, एंड सो ऑन। इन बिंदुओं पे निम्निष्ठ मिलेंगे। अब
ये समीकरण एज यूजुअल रहेगी। अब हम उच्चिष्ट के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे? उच्चिष्ट के लिए। हमें केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा है। उसके बाद जो है वो सब क्या है? द्वितीयक उच्चिष्ट। सबको द्वितीयक उच्चिष्ट कहेंगे। ये क्या कहलाएगा? केंद्रीय उच्चिष्ट। और ये सब क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उच्चिष्ट। अब जब हम उच्चिष्ट के लिए बात करेंगे तो उसमें पथांतर किसके बराबर होगा? वो λ/2 का विषम गुणनफल होगा। λ/2 का क्या होगा? विषम गुणज होगा। देखो उच्चिष्ट के लिए उच्चिष्ट के लिए क्या हो जाएगा? bn किसके बराबर हो जाएगा? 2m+1 λ/2। अब इस समीकरण को वो 1 2 3 4 आ गई। समीकरण 1/4 से तुलना करी तो ये क्या आ गया? a sin थीटा इज इक्वल टू, जहां m का मान कितना है? 0 1 2 3। या 0 क्या है? जो m इज इक्वल टू 0 है वो केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए। तो a sin थीटा कितना हो गया? 2m+1 λ/2। तो sin थीटा m इज इक्वल टू 2m+1 λ/2a। अब sin थीटा का मान छोटा है तो sin थीटा को थीटा लिखेंगे m इज इक्वल टू 1 के लिए। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 1 λ/2a इज इक्वल टू 3 λ/2a। m इज इक्वल टू 2, थीटा 2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 1 λ/2a दैट इज 5 λ/2a। तो आपको उच्चिष्ट कहां पे मिलेंगे? इसी तरह थीटा m कितना हो जाएगा? 2m+1 λ/2a। तो आपको उच्चिष्ट किस किस बिंदु पे मिल रहे हैं? 3 λ/2a पे, ± 5 λ/2a पे, ± 7 λ/2a पे। इस पे उच्चिष्ट मिल रहे हैं। अब इसका जो आता है विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण। विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण, जैसे व्यतिकरण में तीव्रता वितरण क्या था? जितने भी चमकीली फ्रिंजें थी वो समान तीव्रता की थी। यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे जो केंद्रीय फ्रिंज है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगी, उसके बाद ब्राइटनेस क्या होती जाएगी? आपकी कम होती जाएगी। यहां पे ऐसा हुआ। हम क्या करने जा रहे हैं? विवर्तन में तीव्रता वितरण। विवर्तन प्रारूप में, विवर्तन प्रारूप में तीव्रता वितरण। ये देखिए, ये हमारी तीव्रता इस तरह से जाती है, इसमें कम होती जा रही है। ठीक है सर? इस तरह से। ये क्या है? λ/a। ये क्या है? 2 λ/a। ये निम्निष्ठ है 3 λ/a, माइनस λ/a, माइनस 2 λ/a, माइनस 3 λ/a। तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहेंगे। बाकी क्या कहलाएंगे सब? गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट। इसका एक और नाम दिया गया है द्वितीयक उच्चिष्ट का, गौण उच्चिष्ट या द्वितीयक उच्चिष्ट। ये सारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक उच्चिष्ट। अब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से ये दूरी कितनी होगी? x। कितनी दूरी होगी?
x, तो x का मान क्या होगा, d। केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी, केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी किसी भी दिशा में, लेफ्ट या राइट में, तो ये डी थीटा होती है। थीटा किसके बराबर है, लैम्डा अपॉन ए, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, डी लैम्डा अपॉन ए। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट जिसे मुख्य उच्चिष्ट कह रहे हैं की चौड़ाई, एक्स डैश इज इक्वल टू 2x, तो एक्स डैश क्या हो जाएगी, 2d लैम्डा बाई ए। यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात है, हमारा एक्स डैश किसके बराबर आया, 2d लैम्डा बाई ए। तो एक्स डैश तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती है और जो स्लिट की चौड़ाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। ये जितनी छोटी होगी उतना केंद्रीय उच्चिष्ट ज्यादा बड़ा बनेगा, जितनी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उतना केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लाल रंग के लिए ज्यादा होगी और वायलेट बैंगनी रंग के लिए कम होगी। ये दो कारकों पर निर्भर करेगी। डी तो आप नियत लोगे, अब तरंग दैर्ध्य बदल लोगे तो एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, और चौड़ाई कम कर रहे हो तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बेटे आज हमने विवर्तन चैप्टर का अध्ययन किया। मेरे उसमें तो साधारण और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, और मैं अभी न्यूमेरिकल्स भी डाल रहा हूं, संख्यात्मक प्रश्न। पहले मेरा टारगेट ये है कि मैं पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट कर दूं आपकी। अब क्या बचा है, इकाई 7, इकाई 8 और इकाई 9, 3 इकाई बची हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मेरा पढ़ाना समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह आपको साधारण सरल भाषा में वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। धन्यवाद।